आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कल जो पढ़ रहे थे स्पेशल एजुकेशन का, ठीक, तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करना है हमें। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक। तो हमने आपको बता दिया था और उस पे हम लोग लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमें ऐसा क्यूरिकुलम सेट करना चाहिए या ऐसी सुविधाएं उनको देनी चाहिए जिससे वो जिससे वो क्या कर सकें, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, तो उसकी आपको भी हम जो बचा हुआ था उसका नेक्स्ट मतलब लास्ट में आपको बता देंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है स्लो लर्नर्स, ठीक है ना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। ये भी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका थोड़ा सा और डिटेल आज आपको बताएंगे और इसकी भी रिगार्डिंग आपको नोट्स एंड में मिलेंगे। ठीक है, तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे कौन होते हैं? जो बुनियादी विकासात्मक गतिविधियों के लिए संघर्ष करते हैं, यानी कि वे बच्चे जिनकी जैसे कि कह लीजिए शारीरिक ग्रोथ है वो धीमी होगी, या हो सकता है मानसिक ग्रोथ धीमी हो, या हो सकता है समाज के साथ समायोजन करने की ग्रोथ उनकी कैसी हो, धीमी हो, या उनका व्यक्तित्व का विकास कैसा हो रहा हो, स्लो स्लो हो रहा हो, शैक्षिक विकास कैसा हो रहा हो, स्लो हो रहा हो। ठीक है, इसे कह रहे हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक है, कि जो भी ये बच्चे होंगे जो धीमी गति से उनका सब कुछ हो रहा है, तो उनमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, या हो सकता है इनमें से एक चीज मिले, बाकी सब चीजें उसकी नॉर्मल हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल कि बच्चे का शारीरिक विकास, ठीक, वो अच्छा है। बच्चा 10 साल की एज है, अगर उसके 10 साल की एज के अकॉर्डिंग उसका जो शारीरिक विकास होना चाहिए था वो अच्छा है। ठीक है, पर हो क्या रहा है, उसका मानसिक विकास 10 साल की उम्र के बच्चे के जितना नहीं है। तो वो मानसिक विकास में क्या हो गया, बच्चा उस 10 साल की एज, इसका जो क्रोनिक एज है वो ठीक है, पर जो इसकी मेंटल मेंटल आयु है, उसकी मानसिक आयु है, वो 10 साल की एज के बच्चे की नहीं है, मतलब उससे कम है। कम है तो क्या होगा, उसकी जो सीखने की गति होगी या उसकी जो मानसिक विकास होगा वो धीमे होगा। ठीक है, या हो सकता है कि बच्चे का शारीरिक विकास धीरे धीरे हो रहा हो। ठीक, कई बच्चे आप देखते हो ना आपकी क्लास में, जैसे कि एक ही एज के ग्रुप के बच्चे हैं, ठीक, सभी की एज 9 साल, 9.5 साल, 10, 11 इतनी ही है, पर उन सभी बच्चों की आप देखिए हाइट और हेल्थ आपको सिमिलर नहीं मिलेगी। ठीक है, कई बच्चों की हाइट ज्यादा होगी, कई की नॉर्मल होगी और कई की थोड़ी उससे कम होगी। पर अगर हम देखें कि शारीरिक ग्रोथ में जो बच्चे हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल वाले बच्चों से भी कम है, मतलब उनकी हाइट, हेल्थ, वेट सब क्या है, नॉर्मल वाले बच्चों से भी कम है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उन बच्चों का मानसिक विकास कम हो सकता है कि उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाई है, पर उनका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब उनका जो आईक्यू है वो अच्छा है, नॉर्मल बच्चे जितना ही है, या हो सकता है नॉर्मल बच्चे से भी ज्यादा अच्छा हो। ठीक, तो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके स्लो लर्निंग चिल्ड्रंस के। ठीक है, अब देखते हैं कि उसका फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी है, मेंटल ग्रोथ भी अच्छी है, पर बच्चा समाज में समायोजन नहीं कर पाता है, यानी समाज में वो नहीं रह पा रहा है, क्लास में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, फैमिली में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। तब वहां पर सामाजिक समायोजन में कैसा हो गया है, उसकी प्रोग्रेस धीमी हो गई है। जहां सामान्य बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं क्लास में, वहां ये वाला बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीजें भी उसकी ठीक है। ठीक है, कि शरीर भी ठीक है, फिजिकल भी ठीक है, और उसका एडजस्टमेंट भी ठीक ही ठाक है, पर वो पर्सनैलिटी वाइज उसको लगता है कि हम आम बच्चों जैसे नहीं है। ठीक, तब वो अपनी पर्सनैलिटी को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो पर्सनैलिटी वाइज कैसा उसको महसूस होगा कि मेरी पर्सनैलिटी आम बच्चों जितनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, या नॉर्मल बच्चों जितनी डेवलप मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। तो उसकी पर्सनैलिटी प्रोग्रेस कैसी है, नॉर्मल बच्चों से वहां पर धीमी हो सकती है, स्लो हो सकती है। ठीक,
एजुकेशनल एक्टिविटीज, इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में ठीक है, फिजिकल भी उसका ठीक है, पर किन्हीं कारणोंवश वो बच्चा नॉर्मल बच्चों से शिक्षा की गतिविधियों में या शैक्षणिक गतिविधियों में क्या हो रहा है, पिछड़ जा रहा है। ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं कि बच्चा हो सकता है बीमार हो गया हो या पैसे की प्रॉब्लम हो, मतलब कई सारे उसके पीछे फैक्टर हो सकते हैं कि बच्चा एजुकेशनली रूप में स्लो लर्नर्स बन जाएगा। ठीक, शरीर से ठीक था, मेंटल विकास भी उसका हुआ, पर हो सकता है उसको चोट दिमाग में लग गई हो या कुछ ऐसी घटना उसके संग हो गई हो जिसका इफेक्ट उसकी ब्रेन पर पड़ा हो। मतलब पहले बच्चा ठीक था पढ़ने में, पर बाद में किसी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम की वजह से उसकी एजुकेशनल ग्रोथ जो थी वो बाधित हुई। ठीक है, उसमें कमी आई। ठीक, तो ये सब फैक्टर्स हो गए कि बच्चा स्लो लर्नर हो सकता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कॉजेस ऑफ स्लो लर्निंग चिल्ड्रन, क्या क्या कारण है कि बच्चा धीमी गति से सीखने वाला बच्चा बन सकता है कक्षा में। तो पहला कारण है आर्थिक स्थिति। अगर बच्चे के पास बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं है ना, लर्निंग मटेरियल नहीं है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं है, तब भी क्या होगा, बच्चा पढ़ाई में पिछड़ेगा। जो आम बच्चे कर रहे हैं एक्टिविटीज, वो बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, क्लास की हर एक्टिविटीज में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, हो सकता है उसका अच्छा नहीं हो या वो किसी गरीब फैमिली को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, तो इस कारण भी उसकी पढ़ाई लिखाई वहां पर क्या होगी, बाधित हो जाएगी। फिर होगा इमोशनल फैक्टर, संवेगात्मक घटक। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इकोनॉमिकल स्टेटस का अच्छा नहीं है, तो एक दबाव होता है बच्चे के ऊपर, मनस्थिति पे उसकी, कि पैसे की तंगी के कारण मैं कक्षा की एक्टिविटीज में भाग नहीं ले पाता हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं है, एजुकेशनल एड्स नहीं है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो इमोशनली रूप से उसमें हीन भावना आ सकती है ना। इमोशनली रूप से वो बच्चा अनस्टेबल हो सकता है उसमें ईर्ष्या का गुण, घृणा का गुण, ये सब चीजें उसमें आ जाएं। ठीक, तो क्या होगा कि इमोशनल फैक्टर्स के कारण भी बच्चे की लर्निंग प्रभावित होगी और वो क्लासरूम में एक स्लो लर्निंग चिल्ड्रन की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, पर्सनल फैक्टर, व्यक्तिगत घटक। इसमें क्या होगा कि कुछ बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस उनका ठीक था या मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, इमोशनली रूप से भी ठीक है या नहीं भी ठीक है। तो ये सारी चीजें, मतलब ये दोनों चीजें और इसके अलावा भी उनकी पर्सनल लाइफ हो गई, उनकी फैमिली लाइफ हो गई, स्कूल की लाइफ हो गई, वो सारी चीजें इकट्ठी होके उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालेंगी। ठीक, तो एक पर्सनैलिटी पे जब इफेक्ट डालेंगी तो अगर उसमें कमियां होगी, ठीक, वो उसकी पर्सनैलिटी मतलब ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है या कुछ कारण है जिसके कारण वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पा रहा है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण उसका व्यक्तिगत विकास प्रभावित हो रहा है। ठीक, तो इसके अगर व्यक्तिगत विकास उसका प्रभावित हो रहा है तो उसकी क्योंकि व्यक्तिगत विकास में शिक्षा को भी हमने शामिल किया है अभी, तो उसकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है उससे। ठीक, फिर मेंटल लेवल ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। इसमें भी देखिए फैमिली मेंबर्स में अगर पेरेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तब क्या होगा, कि बच्ची की पढ़ाई लिखाई पर पेरेंट्स ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि उनको खुद नहीं आता है। ठीक, तो इसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों की सीखने की गति पर या सीखने की क्षमता पर पड़ता है। अगर आप समय समय पर बच्चे से पूछ नहीं रहे हैं कि आपको क्या होमवर्क मिला आपकी क्लास में, मतलब आप जागरूक नहीं है उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो भी बच्चा स्लो लर्नर बन जाएगा अपनी क्लास में। ठीक है, क्योंकि बच्चे की लर्निंग इफेक्टिव तभी होती है जब उसके फैमिली मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
और बच्चे को उससे बहुत खुशी मिलती है अगर आप उससे समय समय पर पूछते रहते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर और रेगुलर उससे अटैच रहते हैं उसकी एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए। ठीक, तो बच्चे बहुत अच्छी लर्निंग उनकी होती है और वो स्लो लर्नर्स नहीं बनते हैं। ठीक, फिर देखिए स्लो लर्नर्स जो हैं उन बच्चों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, उनको जितनी भी सीखने से संबंधित समस्याएं हैं स्लो लर्नर्स बच्चों को वो फेस करनी पड़ती हैं। जल्दी सीख नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें कंसंट्रेशन पावर कम है, उनकी मेमोरी भी थोड़ी कम है, जिसके कारण उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे हो रहा है, उनके ज्ञान नॉलेज पे। ठीक, जो नॉर्मल बच्चों से कैसा रहेगा, उनका कम रहेगा। फिर भाषा एवं वाणी की समस्याएं, ठीक, इसके कारण भी बच्चा क्या बन रहा है, स्लो लर्नर्स। कैसे कि मान लीजिए बच्चे का भाषात्मक विकास पूरा नहीं हो पाया है या उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, शब्दों का सही उच्चारण बच्चा नहीं कर पाता है, तब भी वो क्या बन जाएगा, स्लो लर्नर्स बन सकता है। ठीक, ये समस्याएं जो स्लो लर्निंग वाले बच्चे हैं वो फेस कर रहे हैं कि हाँ, बोलने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब कोई चीज बोलकर उनको बतानी है, टीचर को टेस्ट हुआ है, ओरल टेस्ट है, तो ओरल टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार की स्पीच से संबंधित समस्याएं स्लो लर्नर्स बच्चे फेस करते हैं। ठीक, फिर श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, सुनने, ठीक है ना, सुनना, श्रवण मतलब सुनना, प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। जो हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, अब सुन के आप देखिए हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा नहीं है, सिर्फ वॉइस इंटरेक्शन हो रहा है अभी हम लोगों का। पर आप सभी बच्चों का जो परसेप्शन होगा मेरे सुनने को लेकर, वो कैसा होगा, आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप सब चीजें उसको अंदर आपके दिमाग में आप बैठा रहे होंगे। पर जो बच्चे ध्यान से नहीं सीख रहे सुन रहे होंगे, वो कई स्टेप्स इसमें मिस कर जाएंगे। ठीक, या उनको कई चीजें इसमें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, क्योंकि जब आप सुनते हैं और सुनकर उसको अपने माइंड में लेकर आते हैं, तब आप उसका परसेप्शन करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, एक इमेज क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति जिसको आप सुन रहे हैं। पर जब आपका सुनना ही ठीक नहीं होगा, तब आप परसेप्शन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसकी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम्स होंगी। फिर दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, इसमें क्या होगा कि जो स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं उनमें देखने से संबंधित और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। एक ये भी कारण हो सकता है कि बच्चे को अगर उसकी देखने की क्षमता ठीक नहीं है, कम दिखता है, उसको नजदीक के पास नजदीक का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता है या अक्षर उल्टे टेढ़े दिखते हैं, तब भी क्या होगा, उसकी जो सीखने की गति है वो कम हो जाएगी, बच्चा स्लो लर्नर बन जाएगा। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उसमें, ठीक, तभी बच्चा क्या होगा, स्लो लर्नर्स बन सकता है। ठीक, ये सब प्रॉब्लम्स उसको आएंगी। फिर सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं, तो वही जो भी समझाया कि सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर उसकी लाइफ में है तब भी उसकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, इमोशनली रूप से अनस्टेबल है, तो पढ़ाई में ध्यान पूरी तरीके से नहीं लगा पाएगा। उसका जो ज्यादातर ध्यान होगा, टेंशन होगा, वो अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ ही रहेगा। ठीक है, कई बच्चे आप देखते हो ना, क्या होता है, कक्षा में टीचर पढ़ा रहे होते हैं पर बच्चों को समझ में नहीं आता है या वो दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में। ठीक, तो ये फैक्टर हो जाता है कि मैंने समझा दिया और आपको समझ भी नहीं आया, 20 बच्चों ने समझ लिया और 2 या 4 बच्चे नहीं समझ पाए, तो आप पीछे हो गए ना उन बच्चों से उस लर्निंग में। ठीक है, फिर धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, क्या होता है कि जो बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, टीचर उन पर क्लास में पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो प्रभावित होती है और सीखने से संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का बच्चे को कक्षा में सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्लो लर्नर्स हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, इसकी ये सब वजह हो सकती हैं।
पर टीचर नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे की लर्निंग स्लो आखिर क्यों है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है उसको, क्या कोई सोशल प्रॉब्लम्स है। ठीक, तो जो धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गया आपका स्लो लर्नर्स। ठीक, फिर इसमें एक चीज देखिए, ये जो लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ठीक, मतलब विभिन्न प्रकार के जो अयोग्य बच्चे हैं, ठीक, डिफरेंटली, यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना आप लोग, एक मिनट देखिए, ये ऐसा होगा, डिस नहीं लिखा है उसके आगे। ठीक, ये डिसेबल्ड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ठीक, अब देखिए इसमें ये हमने टेक्निक्स आपको इकट्ठी इसलिए कर दी है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कक्षा में कैसे करेंगे। ठीक, एक चीज, दूसरा, अगर पूछा जाए कि एक कक्षा शिक्षक होने के नाते आप, ठीक है, क्लास में कैसे स्लो लर्नर्स बच्चों की पहचान करेंगे। मतलब किसी भी बच्चे का अगर आपसे पूछा जा रहा है स्लो लर्नर्स, डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, या गॉड गिफ्ट सॉरी गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मतलब मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे, है ना, या एजुकेशनली रूप से पिछड़े बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, मतलब किसी भी प्रकार के ऐसे अयोग्य बच्चों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि इन बच्चों की पहचान आप कक्षा शिक्षण के दौरान या क्लासरूम में ऐसे बच्चों की पहचान कैसे करेंगे, तो उसका आंसर ये है। ठीक है, इसमें आपको बस टॉप मतलब पॉइंट को चेंज करना होगा, जैसे हमने लिखा है निरीक्षण विधि के द्वारा। तो अगर पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, तब आप क्या कर देंगे, उसको जो आप ब्रीफ करेंगे तब आप वहां क्या लिखेंगे कि क्लास टीचर या शिक्षक क्लास में बच्चों का निरीक्षण करके ये पता लगा सकता है कि उनकी क्लास में कितने बच्चे प्रतिभाशाली हैं, या एक बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी शैक्षिक खूबियां देखकर, ठीक है, उसका विषयगत ज्ञान देखकर, सिर्फ देख कर की बात हो रही है ना, निरीक्षण कर रहे हैं आप, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को। ठीक, तो ये सब निरीक्षण करके वो पता कर सकता है कि ये बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है या नहीं। मतलब ये स्पेशल जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चों की पहचान के तरीके हैं ये। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विशिष्ट बच्चों की पहचान के कौन कौन से तरीके हैं। तो आप अपनी कक्षा के विशिष्ट बच्चों को इन सभी तरीकों से पहचान सकते हैं, निरीक्षण करके, उनका इंटरव्यू लेके, रिपोर्ट कार्ड मतलब जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना, उसके माध्यम से, साइकोलॉजिकल टेस्ट करके, उनकी उपलब्धि का टेस्ट कर सकते हैं, उनकी आईक्यू का टेस्ट कर सकते हैं, चिकित्सा परीक्षण कर सकते हैं, या उनके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। इतने सारे टेस्ट के माध्यम से आप अपनी कक्षा के विशिष्ट बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, क्या जरूरत है आखिर विशेष शिक्षा की। ठीक, नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो जैसे कि आपने एक नाम सुना, विशिष्ट शिक्षा तो आप पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा एक होती है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, और एक होती है समावेशी शिक्षा। तो उतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा में क्या हो रहा है कि बताया जैसे आपको कि हम अगर नॉर्मल क्लास में बच्चा हमारा कोई स्पेशल बच्चा हमारे पास है हमारी नॉर्मल क्लास में, ठीक, और वो ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ी सी केयर अटेंशन देकर, ठीक है, उसके संग मेहनत करके उसको सामान्य बच्चों के संग हम ला सकते हैं, उसकी मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, तब हम उसको वहां पर क्या देंगे, विशिष्ट शिक्षा देंगे अपनी ही क्लास में।
पर अगर विशिष्ट बच्चा ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा कमियां हैं या बहुत ज्यादा खूबियां हैं कि वो समान बच्चों के संग रहकर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं की जा सकती है, तब हम ऐसे बच्चे को कहाँ शिक्षा देंगे? स्पेशल स्कूल में। ठीक, दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। स्पेशल स्कूल में उस बच्चे को भेजेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हम अपने नॉर्मल स्कूल में फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो टू फुलफिल नीड्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, जो हमारी कक्षा में कुछ अपवादी बच्चे होते हैं या विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम विशिष्ट शिक्षा को देते हैं। ठीक, ये प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी एजुकेशनल नीड्स कैसी हैं? एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ज्यादा होती हैं। तब उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसको उस जो नॉर्मल सिलेबस बच्चा पढ़ रहा है, पाठ्यक्रम पढ़ रहा है, वो तो पढ़ ही रहा है उसकी, पर हमें उस बच्चे में जब देख रहे हैं कितना टैलेंटेड बच्चा है और उसकी टैलेंट को हमें और निखारना है, तो हमें उसको और अदर एक्टिविटीज भी देनी होगी। मतलब और ज्यादा उसको पढ़ाना होगा और ज्यादा कार्य उसको देना होगा, जिससे बच्चा जो है वो लगा वर्क में बिजी रहे, खाली ना बैठे वो। ठीक, या बच्चा खेल में बहुत अच्छा है तो आपको उसको किसी भी पर्टिकुलर में, फुटबॉल में है या क्रिकेट में है, तो आपको वहां पर उसकी कोचिंग की व्यवस्था करनी होगी। ठीक, कि इसका हाँ ये इस खेल में इसकी रुचि है, बहुत अच्छा है, तो आगे अगर आप उसको उस खेल से रिलेटेड उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक, उसको कोच देंगे, तो क्या होगा? बच्चे की वो खूबी बहुत ज्यादा निखर जाएगी। ठीक, तो ये हो गया कि एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, या गेम्स या अदर एक्टिविटीज, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, जो भी उसमें खूबी है, आप उसको उसकी उस खूबी को पूरा करने के लिए हम क्या देंगे? उस बच्चे को विशिष्ट शिक्षा देंगे। क्योंकि ये खूबियां देखिए सब बच्चों में नहीं है। क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे खेल में रुचि नहीं रखेंगे, ठीक है, डांसिंग में रुचि नहीं रखेंगे। कुछ ही बच्चे होंगे जो जिनकी टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैं? अलग अलग हैं। हमारे क्लास के बच्चों के टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे होते हैं? अलग अलग। जब अलग अलग हैं और उसमें भी कुछ बच्चे जो हैं वो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, डांसिंग में बहुत अच्छे हैं, तब आपको वहां पर उनको डांसिंग टीचर प्रोवाइड करना होगा। ठीक, फिर है टू हेल्प एक्सेप्शनल चिल्ड्रन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी ऑक्यूपेशन ईटीसी, मतलब कि वो आपको विशिष्ट शिक्षा क्यों देनी है? क्योंकि जो अपवादी बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ना, अपने आप अपनी सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब उनकी खुद की जरूरतें क्या हैं, या वो किस व्यवसाय की तरफ जाना चाहते हैं, उनको नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर उन सबको निर्देशन देना या परामर्श के माध्यम से आप उनकी इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, कि बच्चा खुद को जाने, स्वयं को पहचानना सीख ले, आत्मनिर्भर बन जाए, किसी करियर से जुड़ जाए, है ना, किसी व्यवसाय से जुड़ने लायक बन जाए। तो इन सब की जो उन बच्चों की जो ये रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑक्यूपेशन रिलेटेड या सेल्फ सफिशिएंसी रिलेटेड, वो आप स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से बच्चे की पूरी कर सकते हैं। टू हेल्प देम फॉर बेटर लाइफ, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी हमें विशिष्ट शिक्षा देने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं जिनमें कमियां हैं, ठीक, देखिए, जिनमें बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों में क्या होता है, कभी कभी अपनी जो उनके पास खूबी है, प्रतिभाशीलता जो उनमें है, उसको लेकर कभी कभी उन बच्चों में क्या हो जाता है? घमंड भी आ जाता है। और कई बच्चे आप देखिए क्लास में, आप लोग भी देखे होंगे कि जो बच्चे ज्यादा टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, हमेशा फर्स्ट आते हैं, सब बच्चों का नहीं कहेंगे पर अधिकतर देखने को मिलता है कि वो बच्चे ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, या अपने नोट्स शेयर नहीं करेंगे, अपने ज्ञान को शेयर नहीं करेंगे, मतलब जो भी वो खूबी है वो सोचते हैं कि मैं इस खूबी को किसी के संग शेयर नहीं करूंगा, अगर मैं कर दूंगा तो फिर मैं इस चीज का मास्टर नहीं हो जाऊं, मतलब नहीं रह जाऊंगा। ठीक, इसलिए बच्चों में एडजस्टमेंट करने की भी ऐसे बच्चों में कमियां देखने को मिलती हैं, कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं।
ठीक, कमियां मतलब खूबियां भी हैं तो उनमें कुछ कमियां भी हैं। ठीक, और जो कमी वाले बच्चे हैं जो कई चीजों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके संग भी सेम प्रॉब्लम्स हैं, वो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आप इन बच्चों की सहायता करेंगे विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से, टू कैटर देयर डेली नीड्स, उनकी जो डेली नीड्स हैं, ठीक, उनकी देखभाल करने के लिए या उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए भी आप विशिष्ट शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। फिर दे नीड टू बी एजुकेटेड इन ऑर्डर टू गेट एक्वेंटेड विथ सराउंडिंग हैपनिंग्स। ठीक, इसका मतलब हो गया कि वो बच्चे जो स्पेशल हैं क्लास में, ठीक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है हमारी क्लास के, वो क्या होते हैं कि उनके वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं वो उसके जानकार नहीं होते हैं। एक्विटेटेड मतलब होता है जानकार या परिचित होना। तो हम क्या करेंगे कि इस विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से इन स्पेशल बच्चों को वातावरण से परिचित कराएंगे। ठीक है, चाहे कक्षा का वातावरण हो या विद्यालय का वातावरण हो या समाज का वातावरण हो, हमें इन बच्चों को वहां पर परिचित कराना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बच्चे क्या होता है, बच्चे ये स्पेशल हैं, स्पेशल होने के कारण ही क्या होते हैं, खुलकर सामने नहीं आते हैं, चाहे प्रतिभाशाली हो चाहे स्लो लर्नर्स हो। ठीक है, या किसी प्रकार की उनमें हैंडीकैपनेस है, पर पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे हैं, पर अपनी कुछ कमियों के कारण वो क्या होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, समाज के लोगों के संग अंतःक्रिया नहीं कर पाते हैं, अपने आसपास के वातावरण के लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो इसी इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए हम क्या देंगे, उनको विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उनकी इन कमियों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये हो गया नीड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। अब इसमें देखिए, ये है, ये जो चीज दिख रहा होगा आप लोगों को, ये लिखा हुआ है विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों के गुण एवं विशेषताओं का वर्गीकरण। अब आप इसमें देखिए लिखा हुआ है ना विशिष्ट विद्यालयों के, अगर आप इसमें से विशिष्ट हटा देंगे तो ये आपके नॉर्मल टीचर के भी गुण हो जाएंगे। ठीक, नॉर्मल टीचर जो आपके हम लोग हैं या आप जो बन रहे हो ट्रेनिंग टीचर्स, ये आप सबकी क्वालिटीज भी बनेंगी। ठीक है, स्पेशल टीचर्स की तो ये है ही, ये आपकी नॉर्मल टीचर की भी है। तो ये आप इस प्रकार अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक शिक्षक की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप इस प्रकार के फिगर के माध्यम से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखिए गुण एवं विशेषताएं, तो 3 टाइप्स के यहाँ पर टीचर के गुण उन्होंने दिखाए हैं कि एक पर्सनल क्वालिटी टीचर की, फिर एक उसकी ऑक्यूपेशनल क्वालिटीज व्यवसायिक गुण, फिर उसकी सामाजिक क्वालिटी, ठीक, सोशल सॉरी सामाजिक गुण सोशल क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें भी देखिए जो उसकी पर्सनल क्वालिटी है, तो टीचर कैसा होना चाहिए पर्सनली रूप से, सकारात्मक दृष्टिकोण का, मतलब उसका जो एटीट्यूड है, जो उसके विचार हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। क्योंकि जैसा आप बच्चे को देंगे, जैसा व्यवहार आप बच्चे के संग करेंगे, बच्चे से आपको रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए अपेक्षा की जाती है कि टीचर का जो एटीट्यूड है या देखने का नजरिया है या बात करने का जो वे है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड, आत्मविश्वास एवं धैर्यवान, पर्सनली रूप से टीचर मतलब जो उसकी पर्सनैलिटी है टीचर की, उसमें आत्मविश्वास और धैर्यशीलता या सहनशीलता कह लीजिए, इसका गुण भी होना चाहिए। ठीक, उसके बाद है स्वयं का व्यक्तित्व, उसको अपने व्यक्तित्व जो अपनी उसकी खुद की पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसमें उसको क्या कर, उसमें उसको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरी जो पर्सनैलिटी है एज अ टीचर बच्चों के समक्ष पर्सनली रूप में वो अच्छी है, मतलब विश्वास उसको होना चाहिए अपने व्यक्तित्व पे, अपनी पर्सनैलिटी पर। फिर उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य, हम कल्पना करते हैं कि जो हमारा टीचर है उसका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए।
है ना, क्योंकि जो अगर हेल्थ वाइज टीचर अच्छा रहेगा तो आपकी क्लासेस रेगुलर लेगा, रेगुलर आप बच्चे के संग जुड़े रहेंगे। पर अगर टीचर में किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी तो क्या होगा, बच्चों से इंट्रैक्शन जो है, उनका क्रिया है करने की जो क्षमता है वो वहां पर कम हो जाएगी, क्योंकि अगर फिजिकली रूप से टीचर स्वस्थ नहीं होगा तो अच्छे इंस्ट्रक्शन उसकी कक्षा में नहीं हो पाएंगे। जितनी मेहनत उसको फिजिकल रूप से करनी चाहिए थी वो उतनी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए टीचर का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिर विशिष्ट बालकों से संबंधित विषय में रुचि। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक अच्छा टीचर वही है जो अपनी कक्षा के सभी प्रकार के बालकों में इंटरेस्ट ले, खासकर विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक, उसने कह दिया है किसके लिए, खासकर विशिष्ट बालकों के प्रति टीचर की रुचि जरूर होनी चाहिए। जैसे कि हमारी क्लास में बार बार आपको वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कुछ बच्चे अच्छे हैं, मतलब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई या अन्य एक्टिविटीज में, तो वहीं कुछ बच्चे कैसे हैं, नॉर्मल हैं इन सभी चीजों में, और कई बच्चे कैसे हैं कि इन सभी एक्टिविटीज में थोड़े से पीछे हैं। तो हमें ध्यान किन पे देना है, समान बच्चों पे तो हम दे ही रहे हैं क्योंकि उनकी सीखने की जो गति है वो समान है, नॉर्मल चल रही है। हमें ध्यान उन बच्चों पर देना है जो हाईली एक्टिव है और जो हाईली इनएक्टिव है। ठीक, समझ गए कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा कम क्रियाशील हैं। तो आपको इन बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना होगा कक्षा में, क्योंकि ये हमारे कौन से बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। फिर हो जाएगा उसका व्यवसायिक गुण। तो टीचर में किस प्रकार की व्यवसायिक गुण होना चाहिए, साधन संपन्नता, मतलब उसके पास अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन वाले आपके में गुण भी होने चाहिए। तो वैसे ही आप अगर एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर की जो जो क्वालिटीज हैं वो आप में होनी चाहिए। ठीक, विषय वस्तु से संबंधित, मतलब टीचर को अपने सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। फिर आधुनिकतम तकनीकी का ज्ञाता, जो भी अभी नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। ठीक है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मोबाइल क्लासेस हो रही हैं, और कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, मतलब कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो ये सब चीज, ये जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, चाहे टीचर को पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाना आना चाहिए, है ना, ओवर हेड प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना आना चाहिए, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उन सभी टेक्निक्स का ज्ञाता टीचर को होना चाहिए। ठीक, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान वही हो गया। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप पढ़ चुके हो। तो टीचर को अपनी कक्षा के बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि मेरी कक्षा में किन किन तरीकों, सॉरी, किस किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे क्या हैं, एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं, तो इसलिए उनकी यूनिकनेस का ज्ञान बच्चों की एक शिक्षक को होना चाहिए। फिर बालकों की अक्षमता व कठिनाइयों को समझना। हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें क्या क्या डिसेबिलिटीज हैं। ठीक, अक्षमता मतलब डिसेबिलिटीज, या क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये भी टीचर को समझना चाहिए, मतलब इसको जानने का भी गुण एक कक्षा शिक्षक में या शिक्षक में होना चाहिए। फिर विषय वस्तु संबंधी प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का आप एनालिसिस कर सकें, ठीक है, विश्लेषण कर सकें। ये नहीं टॉपिक को मौखिक रूप से पढ़ा दिया, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, उसका कोई बच्चों के समक्ष प्रैक्टिकल नहीं करवाया, कोई रिसर्च नहीं करवाई, तो बच्चे का ज्ञान सिर्फ कैसा रह जाएगा, सैद्धांतिक, प्रयोगात्मक ज्ञान उसका नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसी विषय वस्तु आप बच्चों के समक्ष पढ़ा रहे हैं जिसमें किसी प्रैक्टिकल की जरूरत हो तो वो आपको बच्चों को करवाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर सामाजिक गुण, एक टीचर में सामाजिक गुण भी होने चाहिए, और सामाजिक गुणों के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए,
अभ्यास कार्य को प्रोत्साहन देना। ये बच्चे आपकी क्लास में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है, उनके वर्क को मोटिवेट करना है उनको, या कह लीजिए रिइंफोर्समेंट देना है। अगर आप ये करेंगे तो बच्चे का जो प्रैक्टिस है, वर्क ऑफ प्रैक्टिस है, वो कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। वो और ज्यादा पढ़ने लिखने में पूरे तरीके से ध्यान लगाएगा। अध्ययन के प्रति रुचि और लगन। बच्चों की, कक्षा के बच्चों की आपको रुचि जागृत करनी है अध्ययन के प्रति, ठीक है। फिर मानवता में आस्था। बच्चों में आपको ह्यूमैनिटी का भी गुण जागृत करना होगा। ठीक, सभी कब आएगा ये गुण, जब आप क्लास के सभी बच्चों में ऐसी एक्टिविटीज करवाएंगे जो कि बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें या एक दूसरे की हेल्प कर सकें। तो वो कब होगा, मान लीजिए आप कोई बच्चे का ग्रुप बनाते हैं, है ना, किसी एक्टिविटी के लिए ग्रुप बनाया, तब क्या करेंगे, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। सहयोग की भावना भी आएगी उनमें, सामाजिकता की भावना भी आएगी बच्चों में। तो ये सारे गुण आप में होने चाहिए, तभी आप बच्चों में डाल पाएंगे। ठीक है, अगर टीचर में मानवता का गुण है तो वो बच्चों में भी उसको देगा। और अगर टीचर में मानवता का गुण नहीं है, मतलब टीचर बच्चों के संग अच्छे तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो फिर बच्चे भी आगे उसके संग इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो भी टीचर के प्रति समर्पित नहीं होंगे। ठीक, पक्षपात रहित व्यवहार या निष्पक्षता न्यायप्रिय। एक टीचर को कक्षा में पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, मतलब सभी बच्चों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक, नेतृत्व की क्षमता। एक जो कक्षा टीचर है आपका या टीचर है, वो क्या होता है, अपनी क्लास का लीडर होता है। ठीक, तो आपको लीडरशिप की गुण आप में होनी चाहिए, मतलब अपनी कक्षा का आप अच्छे से प्रबंध कर सकें और पूरी कक्षा को आप साथ में लेकर चलने वाले हों। इसका पूरा मैटर मिल जाएगा आपको।